अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूं अफसा कोमल। आज इत्तेहादी हुकूमत को 1 साल मुकम्मल हो चुका है। अगर हम हुकूमत की तरफ से सामने रखे गए नंबर्स और उनकी जो अपनी कारकर्दगी के हवाले से जो बात वो कर रहे हैं उसकी बात करें तो 1 साल के दौरान महंगाई में तारीखी कमी हुई हुकूमत के मुताबिक, और महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह पर आ चुकी है। सरमायाकारी में मौजूदा माली साल के पहले 6 माह के दौरान 56% इजाफा हुआ। हुकूमती दावे के मुताबिक टैक्स कलेक्शन में 26% इजाफा हुआ, जबकि ग्रोथ रेट में बेहतरी आई जो कि 2.5% पर पहुंच गई। साथ ही दोस्त ममालिक की मदद और IMF प्रोग्राम की मदद से ज़र मुबादला के ज़खायर $4.4 बिलियन से बढ़कर $11.73 बिलियन की सतह पर पहुंचे। स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से हुकूमत बात करती है, उसमें तारीखी तेजी की बात करती है और इसका भी इसमें तस्करा किया गया है कि इंडेक्स में 1,12,000 पॉइंट्स को छू गया। तो ये एक ऐसी बात है जिसका गाहे बगाहे हुकूमत जिक्र करती आई है। फिर पेंशन रिफॉर्म्स से आइंदा 10 सालों में 1.7 ट्रिलियन रुपए की बचत मुतवक्के होने के लिए पुरुमीद है हुकूमत ने अखराजात में कमी के लिए वफाकी वजारतों और इदारों में राइट साइजिंग का आगाज किया। ये तमाम बातें हुकूमत की तरफ से आज सामने रखी गई हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना के खुसूसी इजलास से खिताब भी किया। कहा कि हुकूमती कारकर्दगी रिपोर्ट सामने है, मुख्तलिफ में इस्लाहात और आइंदा का लाही अमल जो है उसके ऊपर आज कैबिनेट के अंदर जो बात हुई उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ये दावा कर रहे हैं कि 2029 में जब हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल होगी तो पाकिस्तान अपने पाँव पर खड़ा हो चुका होगा। उन्होंने ये पैगाम भी दिया कि अब जिद, नफरत और एहतजाज को दफन करना होगा और मुफाहमत से आगे बढ़ना होगा। सुनिए। पाकिस्तान के अगर रिजर्व जो हैं 12 या 13 बिलियन डॉलर पे पहुंच गए हैं, महंगाई 1.6% पे आ गई है, पॉलिसी रेट बैंक्स का 12% पे आ गया, और आपकी अगर एक्सपोर्ट्स बतदरीज बढ़ रही हैं तो ये अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम। 1 साल हो गया है, कोई झूठा स्कैंडल भी ऑपोजिशन सामने नहीं ला सकी। तारीख में पहली मर्तबा यकसुई के साथ आज इदारे एक ही कश्ती के सवार हैं। जिद, नफरत और एहतजाज को दफन करना है, मुफाहमत और प्यार और मोहब्बत को आगे बढ़ाना है। इसको हम डिस्कस करेंगे। क्या हुकूमती दावे ज़मीनी हकायक और हालात से मुताबिकत रखते हैं, क्योंकि एक पिक्चर हुकूमत पेश करती है और एक कुछ अवाम के ऊपर और बिलखसूस तनख्वाहदार तबके के ऊपर क्या गुजर रही है, इसके ऊपर बात होगी। फिर 1 साल अगर हम हुकूमत की कानून साजी के एतबार से बात करें तो 26वीं आईनी तरमीम की शक्ल में हुकूमत इसको अपनी बड़ी कामयाबी कहती है। उनको कामयाबी हासिल भी हुई, ये तरमीम करने में वो कामयाब हुए, मगर हुकूमत को इसके लिए अरकान पार्लियामान की वफादारियाँ तब्दील करवाना पड़ी। आईनी तरमीम ने अदलिया की आज़ादी सल्ब की और साथ एग्जीक्यूटिव की अदलिया के मातहत अदलिया को किया गया। ये एक बहस न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी छिड़ी। फिर सिर्फ अदलिया नहीं, हुकूमत ने रियासत का एक और सतून मीडिया, इसके ऊपर भी कदगन लगाने के लिए कानून साजी की। मुतनाज़ पीका एक्ट में तरमीम की गई और इसके ऊपर तमाम सहाफ़ती बरादरी का एहतजाज अभी भी जारी है। 1 साल के अरसे में पार्लियामान के लिए रबर स्टैंप की इस्तेलाह इस्तेमाल हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत को बेइख्तियार होने का ताना मिलता रहा। हुकूमत खुद तो जलसे करती रही और ईद के बाद मजीद जलसे भी करने का इरादा रखती है, लेकिन अपोजिशन की जमात PTI को जलसे करने की तो इजाजत होना दूर की बात है, वर्कर कन्वेंशन तक न करने का शिकवा होता रहा PTI की तरफ से। फिर हुकूमत के ऊपर फॉर्म 47 की हुकूमत होना, मैंडेट न होने का इल्ज़ाम अपनी जगह मौजूद है, लेकिन उनकी तरफ से तशहीर करने की कोशिश की गई अपनी हुकूमती पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी, वो भी तनकीद की जद में रही। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो कानून साजी के एतबार से ये साल पाकिस्तान के लिए कैसा रहा। अपोजिशन की बात भी करेंगे। PTI बतौर अपोजिशन न ही कोई मौसर एहतजाज कर सकी, न ही हुकूमत के मुखालिफ इत्तेहाद कायम कर पाई अपोजिशन का, न ही अपने सीनियर रहनुमाओं और लीडर को रिहा करवा सकी, और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात आगे बढ़ाने के हवाले से या जो एक राब्ता शुरू होने के हवाले से उनकी एक उम्मीद थी वो भी पूरी नहीं हो सकी। तो कैसा रोल रहा PTI का बतौर अपोजिशन, ये भी हमारा एक मौजू होगा। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं राना एहसान साहब, हैं प्राइम मिनिस्टर के, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे। मेहरबानो कुरैशी साहब हमें ज्वाइन करी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा, और शहबाज राना साहब हमारे सीनियर कॉलीग हैं, सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार। आपसे हम बिलखुसूस हुकूमत की मौशी कारकर्दगी के बारे में बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। शहबाज राना साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। आज हुकूमत की तरफ से बहुत से दावे किए जा रहे हैं, बहुत से इश्तिहारात सामने आ रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर की तकरीर का भी आपको हमने हवाला दिया। यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर साहब 2029 के हवाले से बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में किसी हुकूमत में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो इतने साल बाद की बात भी करे। तो जो मौशी कारकर्दगी के एतबार से ये साल था, इस हवाले से इतना एतमाद होने में हक बजानिब है हुकूमत, कैसी रही उनकी कारकर्दगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मिस साहब का। देखिए, जो वज़ीर आज़म साहब की स्पीच थी वहाँ पे और उसके बाद जो फाइनेंस मिनिस्टर की एक प्रेजेंटेशन थी, वो सारी चीज़ों की अक्कासी कर देता है। अगर ओवरऑल हुकूमत की आप पिछले 1 साल की स्ट्रगल देखें
उसमें एक चीज़ बड़ी वाज़ेह थी, हुकूमत का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर, वो ये था कि किसी तरीके से पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने से बचाना है, और जो उसमें वो बचाने में कामयाब रहे, और ये उनकी क्रेडिट में चीज़ जाती है। अगर प्राइम मिनिस्टर की स्पीच को अगर आप सुने जो उन्होंने कैबिनेट के एक सेशन के दौरान की, प्रॉबेबली पूरी स्पीच तो शायद वो रिकॉर्डेड नहीं चलाई पीटीवी ने, बट हम लोग जो वहाँ पे मौजूद थे तो हमने स्पीच सुनी। उसमें कई दफ़ा जिस चीज़ का जिक्र आया उनकी स्पीच के अंदर, वो उसमें जो IMF था उसका जिक्र आया, फिर जो दोस्त ममालिक हैं उनसे जो कर्जे लिए गए उसका जिक्र आया बारहा। ये वो एक डिफ़िकल्ट चीज़ थी जिसका हुकूमत को सामना करना पड़ा, और जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस चीज़ को नरेट किया कि कैसे UAE ने जब कर्जा रोल ओवर किया तो क्या उनकी और जो UAE के रूलर के दरमियान कॉन्वर्सेशन हुई, वो उन्होंने वहाँ पे नरेट की, किस तरीके से उन्होंने कहा कि हमने अपनी डिग्निटी को कॉम्प्रोमाइज़ करके दोस्त ममालिक से जाके कर्जे लिए। तो ये एक बड़ी एक डिफ़िकल्ट चीज़ होती है किसी भी मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म के लिए, ख़ास तौर पर एक ऐसे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म के लिए जिसकी आबादी 25 करोड़ है और वो अपने में बड़ा प्राउड फील करती है। तो ये एक डिफ़िकल्ट इनकी जर्नी थी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जो फाइनेंस मिनिस्टर की प्रेजेंटेशन थी उसमें भी बाय एंड लार्ज उन्होंने उन चीज़ों का तज़किरा किया विच वर ईजी टू डन टू कंप्लीट। उसमें जो चीज़ आप, मैं एज जर्नलिस्ट और हमारे जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है वो लोग देखते हैं, उसका जिक्र जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर की प्रेजेंटेशन में वहाँ पे नहीं था। वो बेसिकली पॉवर्टी की बात उसके अंदर नहीं थी, अनएम्प्लॉयमेंट की बात उसके अंदर नहीं थी, उसके अंदर जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो 1% से भी कम आई है पहली छमाही में, उसकी बात नहीं थी। जिन चीज़ों का जिक्र था डेफिनेटली चूंकि 1 साल की कारकर्दगी थी और हुकूमत ने वो चीज़ें दिखानी थी जो उन्होंने की, जिसमें फॉर एग्जांपल उनका जो इन्फ्लेशन में जो महंगाई बढ़ने की जो रफ्तार है वो 9.5 साल तारीखी सबसे कम है, तकरीबन 1.5% के ऊपर एवरेज की बात हो रही है। वैसे तो बहुत सारी एशिया की कीमतें डबल डिजिट में बढ़ी हैं। उसके साथ ही उन्होंने तस्करा किया कि कैसे जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो $1.5 अरब की हो चुकी है अभी तक, ऑल्दो वेरी लो नंबर, नॉट अप टू द मार्क, बट स्टिल उसका उन्होंने जिक्र किया। स्टॉक मार्केट का जिक्र किया। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो हुकूमत की जो स्ट्रगल है इसको हम समराइज कर सके वो ये थी किस तरीके से पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया जाए, और IMF की जो शराइत है जिसको प्राइम मिनिस्टर ने खुद डिस्क्राइब किया है, इसके रेड लाइंस हमने बहुत ज़्यादा क्रॉस की, वो उनकी स्ट्रगल थी और इसी का उन्होंने ज़्यादा तस्करा किया। अच्छा, आज सरमायाकारी और निजकारी दोनों हवालों से हम आगे आपसे बात करेंगे। राना एहसान साहब, डिफॉल्ट से बचाना आपका क्रेडिट है, इस बात का राना साहब भी इजहार कर रहे हैं और आप खुलकर इस बात पे मुआशी तज्जियाकार आप लोगों को क्रेडिट देते हैं, लेकिन आप किस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं? ऐसे मेजर रिफॉर्म्स क्या किए गए आपकी हुकूमत की तरफ से 1 साल में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस 1 साल के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हुकूमत ने अचीव की। महंगाई की शरह, सूद की शरह नीचे आ गए और मजीद नीचे आ रही हैं। इसी तरह आपके रिजर्व्स जो हैं वो बिल्डअप हुए और ओवरऑल जो है एक स्टेबिलिटी का अंसर जो है मईशत के अंदर नज़र आ रहा है। देखें, हमने क्या रिफॉर्म्स किए, रिफॉर्म्स जो हैं वो जारी हैं। अगर उसके ऊपर आपको जो पावर के मिनिस्टर थे आज उन्होंने ब्रीफ किया कि IPPs के पहली दफ़ा इस पाकिस्तान की तारीख में उन मुआहदों को रीनिगोशिएट करके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ख़त्म किया गया। ये ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। पहले जो है फिर ओवरऑल अगर आप देखें जो निजकारी का जो है वो जो निज़ाम है वो स्टार्ट हो चुका है। PIA की एक बिडिंग प्रोसेस मुकम्मल हुई, उसमें हमें कामयाबी नहीं हासिल हुई, लेकिन अब उसकी हम रीबिडिंग में जा रहे हैं। इसी तरह पावर सेक्टर के अंदर जो है वो डिस्कोज के फाइनेंशियल एडवाइजर्स को आप हायर करने की तरफ बढ़ रहे हैं। उसके अलावा FBR के अंदर आपने जो है फेसलेस असेसमेंट शुरू की। उसके अलावा जो है आप FBR को डिजिटाइज करने की जो सिलसिला है वो जारी है। बहुत इसको अगर आप उसके अलावा आप अगर देखें प्रॉपर्टी सेक्टर में देखें तो प्रॉपर्टी सेक्टर में बड़े कामयाबी के साथ आपने जो मार्केट प्राइसेस हैं उनको रीअलाइन किया। जो FBR की और जो DC वैल्यूज़ हैं उनके साथ आपने जो नॉन फाइलर्स थे उनके लिए टैक्सेस को बढ़ाया। आपने एग्रीकल्चर को टैक्स, जो इनकम एग्रीकल्चर की इनकम थी उसको आपने नॉर्मलाइज किया बाकी इनकम्स के साथ, उसको आपने टैक्स नेट में लेके आए। तो बहुत सारी रिफॉर्म्स हैं। IMF के एजेंडे, जो सर्कुलर डेट है उसको आप कम करने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो आगे बढ़ते हुए हुकूमत की हमारी देखें, जहां हमने मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अचीव किया, अब हमारा फोकस किधर है? हमारा फोकस एग्रीकल्चर की एक्सपोर्ट के ऊपर है, हमारा फोकस IT की एक्सपोर्ट के ऊपर है, हमारा फोकस ये है कि हम यूटिलिटी प्राइसेस को कंपेटिटिव करें, हमारा ये फोकस है कि हम
टैक्स इवेजन को जो है वो खत्म करें, टैक्स नेट को बढ़ाएं, और वो डिजिटाइजेशन का जो मैंने आपको बताया एक जो सिलसिला है वो, और इक्विपिंग FBR कि उसको हम जो है स्ट्रेंथन कर रहे हैं, वो जारी है। और हमारा ये फोकस है कि हम अब जो एक कंजम्पशन लेड ग्रोथ होती थी जिसके अंदर आप बूम बस्ट साइकिल में फंस जाते थे हमेशा, तो उससे हम बाहर निकलें और हम एक सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाएं जहां एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, एक्सपोर्ट बैक ग्रोथ हो। तो ये हमारा फोकस है अभी एक साल के अंदर। मैं समझता हूं कि अगर एक साल पहले आप पूछते कि क्या हम यहां पहुंच जाएंगे जहां आज हम खड़े मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के लिहाज से, तो बहुत सारे लोग जो है इस चीज का यकीन ना करते जहां फिगर्स आ चुके हैं। अभी मैं इस चीज को बिल्कुल मैं रद्द नहीं करता कि चैलेंजेस बहुत बड़े, गुर्बत का बहुत बड़ा चैलेंज है, गुर्बत में इजाफा हुआ है, ग्रोथ रेट का जिस तरह जिक्र किया, हमें अगर हम जल्दी से ग्रोथ रेट की तरफ बढ़ेंगे और वो सस्टेनेबल ना हो उसका फायदा नहीं है। बाकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना वो ग्रोथ के साथ आएगा। ठीक है सर, मैं आप आगे जाके मैं राणा साहब मैं इसी पे आगे बात करूंगी, क्योंकि आप खास बिलखुसूस टैक्सेस का जो जिक्र होता है, ताजरों के ऊपर क्या आप टैक्स नेट के अंदर उनको ला सके, किस लेवल के ऊपर FBR की जो कारकर्दगी है वो बहुत ज्यादा मौजूद बहस आजकल बनी, उस पर शहबाज साहब बात करेंगे। आगे अभी मेहर साहिबा को गुफ्तगू में शामिल करते हैं। मेहर कुरैशी साहिबा, अब हुकूमत एक अनबॉर्डर्ड रवैया अपनाए हुए है, खा वो मीडिया से मुतालिक कानून साजी करें, हमें उस किस्म का कंसर्न नजर नहीं आता जब सहाफ़ी एहतजाज करते हैं, अदलिया के बारे में हो या फिर ऑपोजिशन के बारे में हो। कुछ अर्सा पहले कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे थे, चंद दिन पहले ऑपोजिशन, उस तक की में उनको रुकावटों का सामना करना पड़ा। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत ये मुआशी कारकर्दगी अपनी बताती है कि ये अहम है पाकिस्तान के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा। सो अब आप क्या कहेंगी आज एक साल मुकम्मल होने पे, जब आपको प्राइम मिनिस्टर साहब इस हद तक पुरएतमाद नजर आए कि वो 2029 तक अपनी हुकूमत मुकम्मल होने के लिए मुकम्मल तौर पर पुरुमीद थे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफी बहुत सी चीजें हैं, जल्दी लेट मी कवर देम। पॉवर्टी पे देखिए, राणा साहब ने ये तो माना कि पॉवर्टी में रिडक्शन नहीं हुई, उसमें बढ़ी है पॉवर्टी इस मुल्क में, मगर उसके अदाद शुमार जरा देख लीजिए। 25.3% है इस वक्त पॉवर्टी रेट पाकिस्तान में। ये 1990 की दहाई में जितना होता था उतना ही है। इट्स अप बाय 7% जस्ट फ्रॉम लास्ट ईयर। तो मेरे ख्याल में ये कोविड का जो वबा का दौर है उससे भी ज्यादा है इस वक्त पॉवर्टी का रेट इस मुल्क में, और खत्म होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आपकी जो एक ग्रोथ रेट है वो ऑलमोस्ट नेगेटिव है, मतलब 1% से भी नीचे है, और ऊपर से आप देख रहे हैं कि आपकी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो श्रिंक करती जा रही है। 3.7%, इट्स डाउन बाय 3.7%। 187 मिल्स अक्रॉस पंजाब हैव शट डाउन। आप डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, आपके जो एनर्जी के टैरिफ्स हैं दे हैव मेड योर इंडस्ट्री अनकम्पिटिटिव ग्लोबली। इसके अंदर अगर आप सर्कुलर डेट हम ना मेंशन करें तो सही नहीं होगा। 2.4 ट्रिलियन जो है पावर सेक्टर में सर्कुलर डेट है इस वक्त, और 4 ट्रिलियन गैस सेक्टर में है। तो अगर ये रिफॉर्म्स करना चाह भी रहे हैं, कहाँ है वो रिफॉर्म्स, कहाँ है वो विल, और क्या करेंगे, किस तरह इसको रैशनलाइज करेंगे कि हम अपनी इंडस्ट्री को बचा सकें। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट पे आ जाते हैं। इट्स ओवर 10%, इट्स द हाईएस्ट हमारी तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इस वक्त पाकिस्तान में। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन की उन्होंने बात की, तो इट वाज अ डिजास्टर। आपने PIA की प्राइवेटाइजेशन के इश्तेहारात पे जितने पैसे खर्चे उससे कम की आपको बिड मिली। इट वाज एम्बैरेसिंग। एग्रीकल्चर की ये बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में आपका जो टोटल फसल का आउटपुट है पाकिस्तान का, इट इज डाउन बाय, इट्स अ नेगेटिव 2.5%। 2022 में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत छोड़ के गई थी इनके हाथों में चीजें, तो 8.9% थी आपकी फसल की आउटपुट। Wheat आपका इज डाउन बाय 11% दिस ईयर, कॉटन इज डाउन बाय 30%। उसके ऊपर आप एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाना चाहते हैं जिसको आप रैशनलाइज नहीं कर पाए, आपको समझ नहीं है आप किस तरह लगाएंगे, सूबों को अभी तक समझ नहीं आ रही है उसको किस तरह करेंगे, और आपकी जो आउटपुट है वो नीचे आती जा रही है, और जो किसान के लिए उसकी जो इनपुट कॉस्ट है, चाहे वो फर्टिलाइजर हो, DAP हो और ये बाकी चीजें हो, वो कीमतें ऊपर जा रही हैं। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि किस तरह हम ग्रोथ की तरफ जाएंगे, किस तरह हम जो आम पाकिस्तानी है उसकी जिंदगी बेहतर कर पाएंगे। आपकी इन्फ्लेशन रेट जरूर डाउन होगी, मगर जो आम आदमी है उसकी जो जेब में उसका घर नहीं चल रहा। आपकी जो बेसिक अशिया हैं उसकी कीमतों में बहुत इजाफा हुआ है। तो ये है पाकिस्तान की सूरत हाल। ठीक है, अब नंबर्स के हेरा फेर से जितना अच्छी खबर सुनाने, खबर अच्छी नहीं है।
ठीक, हुकूमत की तरफ से एक जो दावे हैं उसके जवाब में ये आपकी तरफ से मेहरबान ने तफसीली तौर पे सामने रखा है। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, वापस आएंगे। आप आम आदमी की बात कर रही हैं, हम तनख्वाहदार तबके के अलावा किसने टैक्स दिया इस एक साल के अंदर, टैक्स रिफॉर्म्स के ऊपर भी बात करेंगे और कानून साजी के एतबार से जिन चीज़ों को हुकूमत ने अपनी कामयाबियां कहा वो जमहूरियत के लिए कैसी साबित हुई, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं, हुकूमत ने अपना एक साल मुकम्मल कर लिया और मुकम्मल तौर पे अपने आप को पुरएतमाद जाहिर कर रही है, बिलखुसूस मुआशी एतबार से। शहबाज राना साहब, टैक्स आदाफ के हवाले से जरूर हम आपसे बात करना चाहेंगे। पिछली बार जब ताजिर दोस्त स्कीम मुतारिफ करवाई गई थी, बहुत ज्यादा दावे और बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी हुकूमत की, उस वक्त भी आप बहुत ज्यादा पुरुमीद हमें नहीं नजर आए थे, तो अब फिर उसका क्या रिजल्ट निकला? अब किसी कोई रियल एस्टेट स्कीम के हवाले से भी बात हो रही है, यहाँ पर क्यों अहदाफ पूरे ना हो सके? FBR की कारकर्दगी क्या रही और रुकावटें क्या पेश आई हुकूमत को? मिसब साहब, जो ताजिर दो स्कीम है इसके ऊपर तो अब हुकूमत ने खुद बात करना छोड़ दिया है। इन्होंने IMF से वादा किया था कि हम ताजिरों से अंडर द ताजिर दो स्कीम, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, कोई और टैक्स नहीं, कि 50 अरब रुपया इजाफी पूरे माली साल में हम इकट्ठा करेंगे। ये इजाफी की बात हो रही है और हार्डली 15 लाख रुपया भी शायद इकट्ठा नहीं हुआ। जब मैंने लास्ट नंबर चेक किया तो अब तो मैंने भी चेक करना छोड़ दिया है, हुकूमत ने भी बात करना छोड़ दिया, कोई 13-14 लाख रुपये से ज्यादा नहीं था। चले आप मार्जिन दे दें इनको 15 लाख रुपया। अब 15 लाख रुपया ताजरों से ताजर दो स्कीम के तहत इकट्ठा हुआ है और सैलरीड क्लास ने 7 माह में 285 अरब रुपया पे किया है, जिसमें 100 अरब रुपया इजाफी है। एक नंबर ये ले ले। दूसरा, कुछ हुकूमत ने विद होल्डिंग टैक्सेस भी ताजरों पे भी लगाए हुए हैं, होलसेलर्स के ऊपर भी लगाए हुए हैं। अगर आप इन दोनों नंबर्स को जमा भी कर लें, होलसेलर जिसने कुछ 13.5 अरब का विद होल्डिंग टैक्स पे किया और ताजिर ने कुछ तकरीबन 19.5 अरब रुपए का टैक्स पे किया, ये अनरजिस्टर्ड है, याद रहे, क्योंकि हुकूमत का मकसद इनको रजिस्टर्ड करके इनसे पैसा लेना था, लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं हो रहे, 2.5% विद होल्डिंग टैक्स दे रहे हैं और उसके बाद में कुछ 19.5 अरब रुपया इकट्ठा हुआ है। ताजरों का 19.5 अरब रुपया, उनका लाइफस्टाइल देख लें और अपना, मेरा और हम जैसे सैलरी क्लास के लोगों का लाइफस्टाइल देख लें। हमने 285 अरब रुपया इकट्ठा किया। हुकूमत क्यों नाकाम हुई? इसके लिए ताजरों के पीछे जाने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो पॉलिटिकल विल है, वो हुकूमत के पास नहीं है। इस वक्त कवानीन का कोई मसला नहीं है, कानून में अभी भी ये चीज लिखी हुई है कि अगर कोई ताजर रजिस्टर्ड नहीं होता तो FBR के पास इख्तियार है, उसको एक नोटिस दे, फिर ना रजिस्टर्ड दूसरा दे, और दूसरे नोटिस के गालिबन 15 दिन के बाद या कुछ उसके अंदर टाइम है, आप उसकी दुकान जाके सील कर दें। मुझे हुकूमत ये बता दे कि इन्होंने पिछले 1 साल में कितनी दुकानें सील की हैं। आज जो फाइनेंस मिनिस्टर की प्रेजेंटेशन थी उसमें उन्होंने एक नंबर तो दिखाया ताजरों की रजिस्ट्रेशन का, गालिबन 4 लाख या कुछ। फ्रैंकली मैं उसकी इंडिपेंडेंट इसको वेरीफाई नहीं कर सकता, ये नंबर चेक करना चाहिए कि ये वाकई इतना है या नहीं, क्योंकि टैक्स कलेक्शन वहां से नहीं आ रही। अगर वो रजिस्टर हो रहे हैं तो पैसा किधर जा रहा है? तो ये जो पॉलिटिकल विल की जो कमी है उसकी वजह से। जहां तक आपने बात की रियल एस्टेट सेक्टर की एमनेस्टी स्कीम की या पैकेज की, वो चीज एक डिमांड आई थी और वो डिमांड इस चीज से जनरेट हुई कि जब हुकूमत ने एक बिल पार्लियामेंट में पेश किया कि अगर कोई बंदा उसकी जो उसके पिछले साल के जो डिक्लेयर्ड असासे हैं वो एक खास हद से ज्यादा नहीं है तो कोई नई गाड़ी या कोई नया प्लॉट या घर नहीं खरीद सकता। अगर आपका 100 रुपए का डिक्लेयर्ड असासा है FBR के पास तो आप 130 रुपए से ज्यादा की खरीदारी नहीं कर सकते। ये कानून पास तो नहीं हुआ, प्रपोज हुआ था पार्लियामेंट में। राना एहसान साहब बताएंगे वो कानून अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ, पास नहीं हुआ, क्योंकि जब वो कानून पेश हुआ पार्लियामेंट के अंदर तो इन्होंने शोर डालना शुरू कर दिया। जिनके पास ब्लैक या अनटैक्स मनी थी उन्होंने कहा जी आप तो मारे गए तो हमें एमनेस्टी दें। उन्होंने कुछ लोगों ने कहा कि 1 करोड़ रुपए तक के जो असासे हैं वो उसके ऊपर एमनेस्टी दी जाए। आरिफ हबीब साहब जो बिजनेस कम्युनिटी को लीड करते हैं, पाकिस्तान के बहुत बड़े ग्रुप के वो चेयरमैन भी हैं, उन्होंने 5 करोड़ रुपए तक की टैक्स एमनेस्टी की बात की। खैर वो हमने खबरें की तो वो मामला फिलहाल एमनेस्टी की हद तक रुक गया है, लेकिन कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए एक जो पैकेज है उसके ऊपर हुकूमत काम कर रही है। वो अभी अगर IMF को मनवाने में कामयाब हो गई तो शायद अभी आ जाएगा, वरना फिर जून में दोबारा डिस्कस होगा। लेकिन सबसे जो चीज़ आपको नजर नहीं आती वो ये नजर नहीं आती कि हमारे वज़ीर आज़म ने ना सैलरीड क्लास के लिए कोई टास्क फोर्स बनाई है और ना ही उन्होंने कोई कमेटी बनाई है, ना ही कभी सैलरीड क्लास को बुला के पूछा तुम लोग के मसले मसाइल क्या हैं। लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर की ताजरों की पूरी एक्सेस है प्राइम मिनिस्टर हाउस तक, FBR में, तो वो अपने काम करवा लेते हैं। तो ये एक डाइकॉटमी है। 285 अरब का फिगर मैं 12 ले रहा हूँ 7 माह का, 285 अरब एक साइड पे कर लें और 19.5 अरब रुपया एक साइड पे देख कर लें तो आपको हुकूमत की प्रायोरिटीज का पता चल जाता है। अभी हुकूमत हमें यह कह रही है कि जब तक दूसरी साइड से इंप्रूवमेंट नहीं आएगी तो हम आपका बोझ नहीं कम कर सकते। इसका मतलब यह है कि आप ईमानदार हो और आपको और सजा इसलिए मिलेगी कि जो चोर है, चोर को पकड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है।
ईमानदारी और एहसास करने की यही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मुल्क के साथ शेयर करने की सजा। राना साहब, ये आम आदमी तनख्वाहदार हर कोई ये जानना चाहता होगा कि हम महदूद किस्म की तनख्वाह लेते हैं और सबसे जिम्मेदार हम ही ठहरे इस मुल्क के अंदर, सबसे ज़्यादा टैक्सेस भी देते हैं। क्या वजह है कि दो अलग अलग पाकिस्तान है इन ताजरों के लिए जिनके लिए आप स्कीम्स भी मुतारिफ कराते हैं, उसके बाद इस बात के ऊपर कैसा क्रेडिट लेना या खुश होना कि अनरजिस्टर्ड ही रह गए ये ताजिर, ना ही वो रजिस्टर हुए और फिर आप जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए भी कुछ करने जा रहे हैं। तो ये तो एक बहुत मुख्तलिफ किस्म का रवैया नहीं है हुकूमत का एक आम शख्स के लिए जो तनख्वाहदार तबका है और दीगर ये तबकात हैं। देखिए, सबसे पहले तो एफबीआर ने गालबन तकरीबन 25 से 26% टैक्स कलेक्शन में इजाफा किया है। अब ये इस चीज़ के बावजूद है कि एवरेज इन्फ्लेशन 6% पे है और जो फर्स्ट क्वार्टर का जो ग्रोथ रेट है वो 1% पे है। तो अगर ये 7% आप इसको इजाफे को माइनस कर लें 26 में से, तो 19% इजाफा जो है वो टैक्स मेजर्स, टैक्स एवेजन को कम करना या टैक्स नेट को बढ़ाने की वजह से हुआ है, जो कि 1100-1200 अरब। अब इसके अंदर जो सबसे बड़ा इजाफा है वो डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर है। तो मैं समझता हूँ कि ये इसको शहबाज राना साहब भी इसको इंडोर्स करेंगे कि ये एक बड़ी अचीवमेंट है कि इतना बड़ा जो 26% जो टैक्स नेट में टैक्स कलेक्शन में इजाफा हुआ है, एक लो इन्फ्लेशन लो ग्रोथ के फेज के अंदर इतना बड़ा इजाफा एक अच्छी एफर्ट है। लेकिन जो ताजिर दो स्कीम है उसके अंदर ये रियलाइज हुआ कि 3 से 3.5 मिलियन ताजिर हैं टोटल। तो अगर 3.5 मिलियन ताजिरों के ऊपर क्रैकडाउन करने से बेहतर है कि जो 90% जिनका टैक्स बनता है, जो 3-4 लाख जो बड़े ताजिर हैं, उन पे अगर फोकस किया जाए इनिशियली तो वो ज्यादा सूदमंद होगा और फिर सेकंड फेज में आप जो है जो छोटे ताजिर हैं आप उनको ले आएंगे और उसके ऊपर डिफरेंट मॉडल्स के ऊपर अभी जो है वो डिस्कशन जारी है कि कैसे करना है। लेकिन एफबीआर का फोकस है कि वो जो पहले जो 10% जो बड़े ताजिर हैं, जो 90% जिनका टैक्स देना बनता है, उसके ऊपर फोकस किया जाए, क्योंकि वो वही सारी टैक्स एवेजन हो रही है। जहां तक प्रॉपर्टी की बात है, कोई एमनेस्टी प्रॉपर्टी की नहीं आ रही। इसके ऊपर डिस्कशन, लोग राय भी देते हैं, लोगों की कोशिश भी होती है कि ऐसी चीज़ हो, लेकिन ऐसा नहीं, इस तरफ हम नहीं जा रहे। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया शहबाज राना साहब ने कि हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए उसके ऊपर प्लानिंग जारी है और उसके ऊपर जल्द हमारा कोशिश है कि कोई पैकेज हम लेके आए कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर फोकस हो और प्लॉटों को कोई रिलीफ हम नहीं देना चाहते। देखें, आप दुरुस्त फरमा रही हैं, इस चीज़ का प्राइम मिनिस्टर को भी इदराक है कि जो सैलरी क्लास है उसके टैक्स रेट अब एक हाईएस्ट रीजन में भी एक हाईएस्ट लेवल के ऊपर आ गए हैं और इनमें मजीद इजाफा तो बिल्कुल कतई तौर पे नहीं होना चाहिए, बल्कि हुकूमत समझती है कि सबसे पहले अगर हमने किसी को रिलीफ दिया अगले बजट में मुमकिन तौर पे तो वो सैलरी क्लास ही होगा। और उसके लिए दुरुस्त फरमाया कि हमें जो है वो अपने टैक्स नेट को और टैक्स एवेजन को काबू करेंगे तो ये मुमकिन होगा, जिसके ऊपर सारी रिफॉर्म्स फोकस्ड हैं। पूरी एफबीआर की रिफॉर्म्स जो हैं उनका एक ही मकसद है, टैक्स एवेजन को काबू में लेके आना और टैक्स नेट को बढ़ाना। तो इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। देखें, बात यह कि अभी 1 साल में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अचीवमेंट्स हुई हैं, आगे भी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम उसी के लिहाज से जो है वो काम कर रहे हैं। रिफॉर्म्स करने और इम्प्लीमेंटेशन के किस हद तक आप कामयाब होंगे आने वाले वक्तों में देखेंगे। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, नीति हवाले से तो अभी बात करेंगे शहबाज राना साहब से, लेकिन मेहरबानो साहिबा का कमेंट होगा। कानून साजी इस 1 साल के अंदर जो हुकूमत ने की उसके लिए मुख्तलिफ हरबे तो आजमाए, लेकिन आखिरकार हुकूमत आज मुकम्मल तौर पर अगैन पुरएतमाद है कि हम वो करने में तो कामयाब हो गए। इसमें अपोजिशन का क्या रोल रहा, बात करते हैं ब्रेक के बाद। के बाद खुश आमदीद। अब हम बात करते हैं पिछले 1 साल में कानून साजी के एतबार से और अपोजिशन के एतबार से पीटीआई का क्या किरदार रहा। मेहरबानो साहिबा, अब एक तो काफ़ी गैर मौसर नजर आई हमें मुख्तलिफ हवालों से। एहतजाज की तो पीटीआई को इजाज़त नहीं थी, रुकावटें डाली गई, लेकिन इसके अलावा 26वीं तरमीम में जो आप लोगों का रोल रहा उसके ऊपर भी सवालिया निशान रहा। मौलाना साहब आज ये शिकवा करते हैं कि हमें क्यों मुल्जिम के तौर पर पेश किया जा रहा है, पीटीआई हमारे साथ ऑन बोर्ड थी। ज़ैन कुरैशी साहब के मामले के ऊपर पीटीआई इस वक्त तहकीकात इस मामले को देख रही है पार्टी के अंदरूनी मामले के तौर पे। सो आप पीटीआई बतौर क्यों अपोजिशन एक मौसर किरदार, इफेक्टिव रोल नहीं प्ले कर पाई 1 साल के अंदर अपनी पार्टी के मसाइल को देखते हुए, खा वो लीडर को या फिर पार्टी के कारकुनान को जेल से रिहाई दिलवाना हो या दीगर मामला हो, किसी एक फ्रंट के ऊपर भी कोई खास कामयाबी नजर नहीं आई हमें।
जी बिल्कुल। अब सर देखिए, उससे पहले कि हमेशा इसका जो बोझ है या इसका भार है वो हमेशा पीटीआई पर डाला जाता है, मगर वो करने से पहले हमें देखना होगा कि पीटीआई किस एनवायरनमेंट के अंदर ऑपरेट कर रही है। जितनी भी कानून साजी हुई है उस पर भी बात करेंगे कि वो कानून साजी का इफेक्ट क्या हुआ है मुल्क पे। क्या उसने जमहूरियत को मजबूत किया है, क्या उसने पार्लियामान को मजबूत किया है, क्या पार्लियामान का तकद्दुस जो है उससे बढ़ा है या उसकी बेतौकीरी हुई है पार्लियामान की। मगर आप ऑपोजिशन का रोल देखिए, ऑपोजिशन के पास स्पेस कितनी है। जब पार्लियामान में जाती है तो क्या होता है, धौंस, जबर, अबडक्शंस, गिरफ्तारियां। हमने ये भी देखा कि पार्लियामान के अंदर से इलेक्टेड मेंबर्स को अगवा किया गया। उसके ऊपर एक कमेटी जरूर बनी, मगर उसकी फाइंडिंग जो है वो आज तक हमें नहीं पता चले कौन थे वो लोग जो अपने चेहरों पर नकाब पहनकर पार्लियामान के अंदर आए, बत्तियां बंद हुई पार्लियामान की और इलेक्टेड मेंबर्स को पार्लियामान से घसीटते हुए बाहर ले गए और अगवा कर लिया। वी डोंट नो द फैक्ट्स। उसके बाद आपने देखा पार्लियामेंट्री कमिटीज जो हैं उसके अंदर एक बिल पेश किया जाता है, 15 मिनट में वो पार्लियामेंट्री कमेटी से बिल जो है फ्लोर ऑफ द हाउस पे आता है। फ्लोर ऑफ द हाउस पे ऑपोजिशन को ना उस पर बात करने दी जाती है, ना उस पर बहस और मुबाहिसा होता है। अगले 15 मिनट के अंदर उसके ऊपर वोटिंग होती है और बिल पास कर लिया जाता है। तो पार्लियामेंट जो है वो रबर स्टैंप भी कहना बहुत ज्यादा होगा। पार्लियामेंट इज लाइक इट्स लाइक एन आई डोंट इवन नो उसको कहे क्या पार्लियामान को इसका, क्योंकि पार्लियामान की कोई कंटेम्प्ट ना, मैं कह रही हूँ आप, हाँ, कोई कंटेम्प्ट ना हो पार्लियामान की, आजकल कुछ मालूम नहीं होता। कौन सा कंटेम्प्ट हो सकता है इस पार्लियामान पे कि जिसका अपना कोई तकद्दुस ही नहीं, इस पार्लियामान की अपनी कोई लीगैलिटी ही नहीं। और पार्लियामान का क्यों तकद्दुस इस वक्त नहीं, पार्लियामान की अहमियत क्यों नहीं? क्योंकि पार्लियामान में बैठे जो भेड़ बकरियां हैं वो भी जानते हैं कि वो एक जाली मैंडेट पे बैठे हैं। उनको जिन लोगों ने फॉर्म 47 थमाए हैं उनको थोड़ी ना वो आंखें दिखाएंगे। उनको जो कानून साजी दी जाती है और कहा जाता है इस पे आपने बिल पास करना है, वो कर देते हैं। ना वो पढ़ने की कोशिश करते हैं, ना समझने की कोशिश करते हैं कि वो बिल पास क्या कर रहे हैं। अब इसमें पीपल्स पार्टी का जो दोगला किरदार रहा है, बाहर वो स्टेटमेंट्स बड़ी अच्छी देते हैं कि हम इसके खिलाफ हैं, हम आजादी मीडिया के लिए खड़े होते हैं, हम आइन के लिए खड़े होते हैं, हम बुनियादी हकूक के लिए खड़े होते हैं। मगर जब जब कोई कानून साजी आई कि जिसने इन तीनों चीजों पर ज़र्ब लगाई, पीपल्स पार्टी सबसे आगे थी वहां पर वोट देने के लिए। चाहे वो पीका जैसी तरमीम हो, पीका एक्ट हो, चाहे वो 26वीं आईनी तरमीम हो। इन दोनों कानूनों, अगर सिर्फ इन कवानीन को हम देखें तो इन दो का जो इफेक्ट रहा है पाकिस्तान की जमहूरियत और पार्लियामानी और जुडिशल निजाम पे, उसकी ये बर्बादी का बायस रहे हैं और ये तारीख में याद रखा जाएगा। थ्रू द 26th अमेंडमेंट जुडिशरी को महकूम कर दिया गया है, उसको एग्जीक्यूटिव ब्रांच की एक एक्सटेंशन बना दिया गया है। जो आपके पार्लियामेंट का, जो आपकी आइन का एक सतून था सेपरेशन ऑफ पावर्स का, वो तो इट स्टैंड्स एब्रोगेटेड, वो तो अब है ही नहीं। तो व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू? मैं अगर आपकी इजाजत हो मेहरबान साहब, आप मेराना एहसान साहब की तरफ जाते हैं। हुकूमत क्या करना चाह रही है? जी, लेकिन ऑपोजिशन, बतौर ऑपोजिशन पार्टी जो मुश्किलात में घिरी हुई है, पीटीआई क्यों इतनी कमजोर दिखाई देने लगी? और अचानक शहबाज हुकूमत, जिसके मैंडेट के ऊपर भी सवालिया निशान है और आप लोग बिलखुसूस उठाते हैं, वो क्यों इतनी बहादुर और पुरएतमाद नजर आने लगी? इस पे मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगी। मैं राना एहसान साहब की तरफ जाऊंगी। राना साहब, हुकूमत की गिरफ्त इस कानून साजी से जरूर मजबूत हो गई होगी, आप लोगों का एतमाद यकीनन इसी तरफ से आ रहा है। एक 1 पेज की गवर्नमेंट है आपकी, लेकिन ये जो तासुर है बतौर एक पोलिटिकल पार्टी, आप इसको कैसे जायल करेंगे? इन सवालात से कैसे अपना पीछा छुड़वाएंगे जो भी मेहरबानो साहिबा ने भी सामने रखा? और वो पीका तरमीम की भी बात करेंगे, 26वीं तरमीम की भी। और फिर ऐसे तशहीरी जलसों का आपको कैसे कोई फायदा होगा अवामी राय तब्दील करने के हवाले से, जब आप अपनी ऑपोजिशन को एक जलसा करने की इजाजत नहीं दे रहे? देखिए, पीका के हवाले से तो पीका की ओनरशिप तो पीटीआई ने अपने दौर में उसकी ओनरशिप भी ली, उसमें अमेंडमेंट्स भी की। अब हुकूमत ने जो बेहतर समझा उसमें वो अमेंडमेंट्स की। बहरहाल देखें, जो 26वीं आईनी तरमीम के अगर आप हवाले से बात कर रहे हैं तो पीटीआई तो ऑब्वियसली उसकी मुखालिफ ही होगी, क्योंकि उनको वो साकिब निसार की जो कोर्ट है वो बड़ी पसंद थी, जहां व्हाट्सएप पे JITs बन जाती थी और मियां नवाज शरीफ और PMLN को टारगेट किया जाता था, अलीमा बीबी को फ्री चिट मिल जाती थी, सादिक और अमीन खान साहब डिक्लेयर कर दिए जाते थे। और उसके बाद भी जिस तरीके से अकोमोडेट जुडिशरी करती रही पीटीआई को, गुड टू सी यू से लेके उनकी सारी, अगर वो धावा बोलते थे डी चौक में तो कह देना कि उनको
हमारे डायरेक्शन पहुंची नहीं होगी। तो ये सारा कुछ देखें, अगर लेकिन आप एक ओवरऑल पिक्चर को देखें तो जुडिशरी की जो परफॉर्मेंस है वो दुनिया की रैंकिंग में बदतरीन है। तो हमने रिफॉर्म्स की हैं जो हमें लगता था जिससे जुडिशरी बेहतर होगी, और वो रिफॉर्म्स इंशाल्लाह ताला उसके नताइज आएंगे आने वाले वक्त में। तो यहाँ मैं ये जरूर कहूंगा कि जमहूरियत को धचका पहुंचा है, और वो धचका खान साहब की पोलराइजेशन की सियासत की वजह से पहुंचा है, जहां अपोजिशन और हुकूमत ये कैपेसिटी ही नहीं रखती कि वो इकट्ठे बैठ के मुल्क की मफादात के ऊपर जो है वो कोई डिबेट कर सके। तो ये जो सियासत का तर्ज है, ये प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च करने के बाद, लेकिन ये आज राना एहसान साहब, आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बात कही है कि हमें मुफाहमत को आगे बढ़ाना है, इसको अपोजिशन या पीटीआई के साथ मुफाहमत भी समझा जाए? एक दौर तो नाकाम हुआ था मुज़ाकरात का, दोबारा हो सकता है कोई सिलसिला? देखिए, ये हमारी तरफ से तो कभी दरवाजे बंद नहीं हुए ना। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने हमेशा ये कहा कि आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे बात करें। जब हम ऑपोजिशन में थे, आज के दौर में उन्होंने इस चीज के बावजूद कि मुज़ाकरात से वॉकआउट कर गए, हमने इनको ऑफर किया कि आप हाउस में कमेटी बना दें और वहां जो है वो बातचीत करेंगे। अगर आप हाउस की कमेटी में आके बैठ जाते हैं तो फिर उससे जिस पार्लियामेंट को आप कह रहे हैं कि ये नाकिस है या ये जाली है, तो उस पार्लियामेंट की तौकीर में इजाफा होगा। लेकिन आप उस रवैये की तरफ जो है या उस डायरेक्शन की तरफ आप मूव नहीं करना चाहते, और खतो खिताबत जो है आप एस्टैब्लिशमेंट के साथ उस पे आपका फोकस है। तो डेफिनेटली इससे जमहूरियत को जो है वो खान साहब की सियासत, जब से खान साहब आए, जमहूरियत को एक धचका पहुंचा है, क्योंकि वो पोलराइजेशन की सियासत कभी भी जमहूरियत के लिए मुफादमंद नहीं होती। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, वापस आके शहबाज कमेंट होगा। और मेहर साहब, आपसे भी मैं पूछूंगी, ऑपोजिशन इत्तेहाद का फोकस एहतजाज होगा या आप मुफाहमत और मुज़ाकरात हुकूमत की तरफ से अगर कोई सीरियस ऑफर आती है तो उस तरफ जाएंगे? नाजरीन, IMF का वफ्द पाकिस्तान में है। शहबाज राना साहब का कमेंट सुनिए एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। के बाद खुशामदीद। IMF का वफ्द इस वक्त 9 रुकनी वफ्द है, वो पाकिस्तान में है और इसके 3 मराहिल होंगे जो मुज़ाकरात और बातचीत उनकी पाकिस्तानी सरकार से होगी। और उसके पहले मरहले में तकनीकी सतह की, दूसरे मरहले में पॉलिसी लेवल मुज़ाकरात होंगे। शहबाज राना साहब, IMF का जो वफ्द है उसके साथ इंगेजमेंट अभी तक हुकूमत की कैसी रही? कुछ दावे और ऐलानात हुकूमत ने बिजली की कीमतों में रिलीफ के हवाले से पहले से किए हुए हैं, इस एतबार से कायल करना, ये कैसा इस बार उनका ये जो विजिट है वो कैसा जा रहा है? देखिए, अनलाइक इन द पास्ट जब बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती थी IMF के मिशन के हवाले से कि रिव्यू जो है वो कामयाब होगा नहीं होगा, इस दफ़ा बाय एंड लार्ज क्लैरिटी एक है कि बहुत ज़्यादा बड़े मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि जब सितंबर में IMF ने ये प्रोग्राम अप्रूव किया था तो उसके तकरीबन विद इन अ मंथ और 6 वीक्स ये प्रोग्राम डीरेल होने जा रहा था। तो IMF ने एक एमरजेंसी जो मिशन था वो पाकिस्तान भेजा था, आपको याद होगा नवंबर में आया। उन्होंने आगे सारी सूरत हाल को रिव्यू किया और वहाँ से फिर एक कोर्स करेक्शन एक ली गई हुकूमत की जानब से, और शहबाज शरीफ साहब ने एज ए प्राइम मिनिस्टर को खुद इन चीज़ों को ओवरसी किया। अभी की अगर आप सूरत हाल देखें तो इनके 2-3 वीक एरियाज तो बिल्कुल हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बट आई डू नॉट सी कि कोई मेजर कोई ऑब्स्टिकल या कोई हर्डल आएगी इस प्रोग्राम के रिव्यू के हवाले से, अनलेस के IMF कोई बहुत ही अनरीजनेबल डिमांड कर दे। अगर IMF अभी जो इस वक्त जो सबसे बड़ा एक मसला भी सबसे आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो टैक्स शॉर्टफॉल है वो काफ़ी से ज़्यादा है। 606 अरब रुपया तो हो चुका है ऑलरेडी 8 माह में, और इस हवाले से मैंने एक डिटेल स्टोरी भी आज की इंशाल्लाह वो कल पब्लिश हो जाएगी। तो दैट्स अ मेजर एरिया। बट इस पर जो हुकूमत का प्लान है वो प्लान जो हुकूमत ने दिया है वो नॉन न्यू रेवेन्यू मेजर्स प्लान इन्होंने IMF के साथ शेयर किया है। कोई नया मिनी बजट नहीं आएगा, इस किस्म का प्लान जो है वो हुकूमत ने शेयर किया है। लेकिन अगर IMF उस प्लान को एक्सेप्ट कर लेता फिर तो ठीक है, अगर नहीं करता देन देयर कैन बी अ प्रॉब्लम। बट आई डू नॉट सी, उसकी वजह यह है कि अभी 15 मार्च या 14 मार्च तक ये मिशन होगा और बोर्ड होगा बाय एंड ऑफ अप्रैल या उससे पहले थोड़ा सा 6 हफ्ते लगते हैं ऑन एन एवरेज बोर्ड को होने में। तो अगर इस स्टेज के ऊपर IMF मिनी बजट का मुतालबा करता है तो वो शायद थोड़ा सा अनरीजनेबल होगा। पहले ही इकोनॉमी इतनी स्लो हो चुकी है, 1% भी ग्रोथ नहीं आई। 26% जो ग्रोथ रेट की अभी बात कर रहे हैं राना एहसान साहब, वो बिल्कुल ठीक अपनी जगह पे है, लेकिन वो जो ग्रोथ आई है वो उसने इकोनॉमी को फर्दर सफोकेट किया और सैलरी क्लास को, जिसका हमने डिटेल में डिस्कस किया, उसको ओवरबर्डन किया। तो इस स्टेज पे कोई मिनी बजट का वीक एरिया तो ये वाला और भी कुछ है तो आप आइडेंटिफाई कर दें। एक जो ये एरिया और दूसरा पाकिस्तान सॉवरन वेल्थ फंड जो है, ये काफी जो है एक वीक एरिया इमर्ज हुआ है और सरप्राइजिंगली इसके ऊपर काफी से ज्यादा फोकस है। जो मैंने कुछ चीजें देखी हुकूमत की, IMF का इसके ऊपर काफी से ज्यादा फोकस होगा इस दफा। बट ये ऐसी चीज नहीं है कि जिससे आपका कोई प्रोग्राम की जो ट्रांच है वो फंस जाए, दैट विल बी स्मूथ। लेकिन इसमें इनसे जरूर कोई फ्रेश कमिटमेंट्स IMF जरूर लेगा।
निजकारी इज अ कंसर्न। निजकारी पे कोई प्रोग्रेस नहीं है, जीरो प्रोग्रेस है। अभी हुकूमत गालिबन निजकारी का वजीर भी तब्दील करने जा रही है। राना एहसान साहब को ज्यादा बेहतर पता होगा। और जो नए वजीर भी आ रहे हैं, मैं उनको आज कह रहा था कि आप आ तो रहे हैं, अगर आप इसी टीम के साथ आपने काम करने की कोशिश की जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन में बैठी हुई है, तो आपका भी वही हाल होगा जो आउटगोइंग वजीर का है। तो वहां पे जो प्रॉब्लम है वो टेक्निकली एक बहुत एक वीक किस्म का प्राइवेटाइजेशन कमीशन है। जो कंसल्टेंट्स हायर करते हैं उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। बोर्ड भी ऑन एन एवरेज जो है वो कोई बस इतना शानदार नहीं है जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन का है। तो वहां पे पहले हुकूमत अपना HR ठीक करे, वजीर चेंज करने से सिर्फ मसला नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग प्राइवेटाइजेशन कमीशन को बनाए और फिर पॉलिटिकल विल दे जहां से जाके ये प्राइवेटाइजेशन होगी, वरना ये बहुत मुश्किल काम है। जी, क्लोजिंग कमेंट मेहर बानो साहबा का। क्विकली राना साहब, अगर आप कहना चाहें, आप निजकारी वजीर तब्दील होने जा रहे हैं, इसको आप कंफर्म या डिनाई कर सकते हैं? देखिए, ये तो जब तक अनाउंस नहीं होता तो मैं कुछ नहीं कह सकता और ये प्रेरोगेटिव प्राइम मिनिस्टर का है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि शहबाज राना साहब अगर ये कह रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये ऐसी बातें कभी नहीं करते। तो इसका मतलब है कि ये वाकई रिव्यू अच्छा जा रहा है। तो ये दिस शोज कि हुकूमत जो है वो उसकी काविशें बड़ी अच्छी हैं। देखिए, हुकूमत का कंसर्न जो IMF का मेजर कंसर्न प्राइमरी बैलेंस पे है, और जो जुलाई से दिसंबर तक हमारा जो प्राइमरी बैलेंस है वो 2.9% है, कंपेयर टू 1.7% जो पिछले साल था हाफ ईयर का। तो मैं समझता हूं कि प्राइमरी बैलेंस का टारगेट हम पूरा करेंगे, और ये मेजर कंसर्न होता है FPR का टैक्स कलेक्शन और एक्सपेंडिचर के लिहाज से। जी, वक्त बहुत कम है, लेकिन मेहर बानो साहबा जरूर आप एक जुमले में अगर इसके ऊपर कर पाए कमेंट। PTI का भी अब फोकस इत्तेहाद ऑपोजिशन का बनाने के ऊपर होगा, या बीच में एस्टेब्लिशमेंट की तरफ ही अब आप लोग देखेंगे किसी तरह को रास्ता बातचीत का खुले? नहीं जी, हम बिल्कुल चाहते हैं कि ऑपोजिशन का इत्तेहाद हो, सारी सियासी जमातें जो हैं वो जमहूरियत को मजबूत करने के लिए आए और पाकिस्तान में किसी किस्म का इस्तेहकाम आए। अगर राना साहब खुद बहुत प्रीवियस शोज में कह चुके हैं कि जो गवर्नमेंट है वो ग्रोथ की तरफ देख रही है, ग्रोथ जो हमें नजर नहीं आ रही है, उसके लिए बहुत सी चीजें इंप्रूव हुई हैं मे बी ऑन द सरफेस, मगर जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जिनकी हमें जरूरत है वो होते नजर नहीं आ रहे। उसमें सबसे ज्यादा जरूरी सेक्टर जो है वो एनर्जी का सेक्टर है, जो आपकी इंडस्ट्री और आपके एक्सपोर्ट्स को इम्पैक्ट करेगा। उसके ऊपर मुझे लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के ऊपर आप जोर देती है। मैं आपसे कथा कलामी की माजरत साहबा, वक्त खत्म हो गया मेरे पास, लेकिन आपने हुकूमती जो दावे हैं उसके बरक्स कुछ तजावीज़ सामने रखी हैं। बहुत शुक्रिया मेहर बानो कुरैशी, राना एहसान साहब, शहबाज राना साहब इस प्रोग्राम में शरीक हुए, अपनी कीमती आरा से का इजहार किया। नाज़रीन, आज के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।